हेलो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं जोग्टा अकेडमी की जीएस वाली बुक को। इसको लाइन बाय लाइन इस बुक को हम कवर कर रहे हैं। और दोस्तों यदि बात की जाए इसमें हमने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमने अभी तक कवर कर लिया है हिमाचल प्रदेश का भूगोल, हमने ज्योग्राफी कवर कर ली है। देन उसके बाद हमने इसका हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, जैसे कि हिस्ट्री में यदि बात की जाए तो हमने प्राचीन इतिहास कवर कर लिया है, मध्यकालीन इतिहास कवर कर लिया है और आधुनिक इतिहास कवर कर लिया है। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेसन था, इसको हमने कवर कर लिया है। तीसरा हमारे पास लेसन था जो डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री है, 12 डिस्ट्रिक्टों की हिस्ट्री हमने कवर कर ली है, लाइन बाय लाइन इसको कवर किया है। उसके बाद इसका चौथा अध्याय आ जाता है, इसमें आते हैं इसके जन आंदोलन और आप इसमें स्वतंत्रता संग्राम आ जाता है। ये चौथा इसका टॉपिक हमने कवर कर लिया है। इसके बाद इसका प्रशासनिक इतिहास हमने कवर कर लिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने कवर किया है 6 अध्याय, इसमें रीति रिवाज नृत्य हो गया, ठीक है, लोक डांस हो गया, ये हमने कवर कर लिया है। भाषाएं, ये भी कवर हो गया। ठीक है, और 7वां अध्याय है इसका मेले और त्यौहार। ठीक है, मेले और त्यौहार हमने कवर कर लिया है। ठीक है, त्यौहार हमने कवर कर लिया है, 7वां अध्याय है इसका। और 8वां अध्याय है इसमें कला और वास्तुकला, ये हमने कवर कर लिया, 8वां भी कवर कर लिया है। 9वां अध्याय इसमें हमने कवर किया है तो प्राचीन लोग और आधुनिक जनजातीय, जैसे कि आधुनिक जनजातीय होगी उनको कवर किया हमने, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। और हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स भी हमने कवर कर ली है, जहाँ से टीजीटी आर्ट्स में क्वेश्चन भी ना है। ठीक है, इसी के बाद हमने इसमें अगला जो हमने कंटिन्यू किया है, अगला जो हमारा अध्याय है इसमें 11वां अध्याय, इसमें हम पढ़ रहे हैं स्थान तथा शख्सियतें, व्यक्तित्व, मतलब प्रमुख व्यक्तित्व कौन कौन से हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के आधुनिक हिमाचल को निर्माण में भूमिका अदा की या प्राचीन में जो थे, ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें हम किन्नौर से कवर करेंगे। इसके बाद एक अध्याय बचता है इसमें 12वां, जिसमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई, जो लेटेस्ट करंट अफेयर होगी, ठीक है, जीआई टैग हो गया, वो इसमें दिए गए, उनको हम कवर करेंगे। तो इसके बाद ये बुक पूरी कंप्लीट हो जाएगी लाइन बाय लाइन। ठीक है, और ये बुक है, ये 4th एडिशन है। ठीक है, हम 4th एडिशन कवर कर रहे हैं, जो लेटेस्ट एडिशन है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज के सेशन को। इसमें हम पढ़ेंगे आज किन्नौर की बात करेंगे। तो किन्नौर में प्रमुख स्थान की बात कर लेंगे। बसप्पा घाटी की बात की जाए तो किन्नौर और सांगला घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत बार ये पूछी जा चुकी है और टीजीटी आर्ट्स के एग्जाम में भी ये यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और जाने वाली एक घाटी कड़छम से शुरू होती है, यहाँ पूर्व में बहने वाली बसप्पा नदी सतलुज नदी से मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो किन्नौर में सतलुज की बाएं तरफ कौन सी नदी, नहीं, किस घाटी की बाएं तरफ सतलुज नदी बहती है, तो ये क्वेश्चन बना है। यह घाटी सांगला से आगे तक फैली हुई है, छितकुल इस घाटी का अंतिम गांव है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद यदि बात की जाए छितकुल की बात की है, यह बसप्पा घाटी का आखिरी और सबसे ऊंचा गांव है। देवी माथी को समर्पित 3 मंदिर है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है भावनगर, यह संजय विद्युत परियोजना नामक भूमिगत जल विद्युत परियोजना के रूप में बहुत करीब है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। चीनी की बात की है, चीनी हिंदुस्तानी तिब्बत रोड तथा रोगी और पांगी के बीच एक गांव है। यहाँ शिव के निवास स्थान किन्नर कैलाश की चोटी है। चीनी लॉर्ड डलहौजी का पसंदीदा रिजॉर्ट गमन स्थल था। ठीक है, उसके बाद है चांगो। चांगो यहाँ स्पीति नदी के बाएं किनारे एक किनारे पर स्थित उप तहसील हांगरंग में सुआ के परगना में 4 गांव का एक समूह है। यह गांव बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ ग्यालबा और डबला यालसा नामक स्थानीय देवता है। ठीक है, कल्पा की बात करेंगे, स्थान लॉर्ड डलहौजी की पसंदीदा जगह रही है। यह जगह अगस्त 1992 में दलाई लामा द्वारा कालचक्र उपदेश दिए जाने का स्थान है। इस अवसर को मनाने के लिए एक मठ बनाया गया है, जो कल्पा से 13 किलोमीटर पहले और हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर पोबारी से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। कल्पा के सामने किन्नर कैलाश का शानदार नज़ारा दिखाई देता है और पहाड़ दिन में कई बार रंग बदलता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। पार्वती कुंड किन्नर कैलाश की चोटी पर है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है कि जो पार्वती कुंड है आपका, ये कहाँ है, किन्नर कैलाश की चोटी पर है। कानम की बात करेंगे, किन्नौर में हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर स्थित है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यह 7 बौद्ध मठों और मंदिरों का घर है। तो यहाँ 7 बौद्ध मठ है कानम में। पूछा जा सकता है कोठी की बात की जाए, इसे कोष्टम्पी के नाम से भी जाना जाता है। कल्पा के ठीक नीचे स्थित है और किन्नर कैलाश शिखर से घिरा हुआ। यह गांव देवी स्वांग
चंडिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्वांग चंडिका का मंदिर कहाँ पर है, तो कोठी किन्नौर में है। ठीक है, लियो की बात करेंगे, लियो या किन्नौर में स्पीति के दाहिने किनारे पर स्थित है। और यदि बात की जाए तो उप तहसील हांगरंग का मुख्यालय, हेडक्वार्टर इसका है। ठीक है, हांगरंग का। और यह गाँव में जामोटा का मंदिर है। ठीक है, जामोटो का मंदिर आपने ध्यान में रखना है, ये शायद HS के एग्जाम में सुमेलित करवाने वाले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। ठीक है, लिप्पा की बात करेंगे, किन्नौर में स्थित ताइती के बाएं किनारे के पास है। यह 3 बौद्ध मठ है जो गलडांग, छोइकर, डांगीर, कयांग्र को समर्पित है। ठीक है, ये अब 3 मठ ध्यान में रखने हैं, अपने लिप्पा में है। यह स्थान जंगल में पाई जाने वाली आइबेक्स जंगली बकरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइबेक्स ये पूछा जा चुका है शायद किसी एग्जाम में। मोरंग की बात करेंगे, किन्नौर में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। थ्वारिंग, ग्रामंग और सीलिंग में स्थानीय देवता उर्मिंग को समर्पित 3 रचनाएं हैं। ठीक है, आमतौर पर ये रचनाएं खाली होती है क्योंकि देवता का अर्क किले में रहता है। इस अर्क में चांदी, सोने और पित्तल से बने 18 मुख है जो महाभारत के महान महाकाव्य के 18 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद नाक्को की बात करेंगे, नाक्को काफी फेमस स्थान है। यहाँ के ग्राम देवता डियोडम है। ठीक है, और यहाँ लगांग मंदिर स्थित है। यहाँ एक खारे पानी की झील है, नाक्को झील जिसे कहते हैं। ठीक है, रिब्बा या रिरंग किन्नौर में स्थित है। पुरबनी तथा रिस्पा गांव के बीच स्थित है। री का अर्थ है चिलगोजा और रंग का अर्थ है रोटी। रिस्पा अपने अंगूर के रिब्बा होना चाहिए। ठीक है, रिब्बा अपने अंगूरों के बागों और अंगूरों से बने शराब के लिए जाना जाता है। सांगला की बात करेंगे, बसप्पा घाटी का महत्वपूर्ण गांव जो बसप्पा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। कामरू झील यहाँ पर है और यहाँ किन्नौर के राजाओं और का राज्याभिषेक हुआ यहाँ स्थित है। ठीक है, कामरू किला। यह किला अब कामाक्षा मंदिर को समर्पित है। देवी को समर्पित गुवाहाटी से लाई गई मूर्ति है यहाँ पर। किन्नौर में स्थित स्थानीय भाषा में स्पूबा कहा जाता है। ठीक है, किन्नौर को स्थानीय भाषा में। और NH की बात करेंगे, NH 22 नया राजमार्ग संख्या 5 पर है। यह अंगूर के बागों, खुबानी, बादाम आदि के लिए प्रसिद्ध है। सांगला की बात की जाए तो सांगला में देवता डबला है जिनके पास ना तो कोई निवास है ना ही कोई अर्क, मूरा या प्रतिमा। देवता की एकमात्र चिन्ह एक छोटा सा खंबा है जिसके ऊपरी सिरे में एक छोटी मूर्ति स्थापित है, छोटी, जो याक की पूंछ के बालों और रंगीन कपड़े के लंबे टुकड़ों से सजी है। पूरे अस्तित्व को फोबरंग कहा जाता है। रक्षम किन्नौर में बसप्पा नदी के दाहिने किनारे स्थित है। रक्षम, इसका नाम राक अर्थात पत्थर और छम अर्थात पुल शब्दों से मिला है। सुमोदो किन्नौर का अंतिम गांव है। सुमोदो स्पीति नदी और चीन को परिच्छू के संगम पर स्थित है। ठीक है, बिलासपुर की बात करेंगे, सत्तधार केलूर। बिलासपुर को सत्तधार केलूर के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मुख्य पर्वत श्रृंखला नैना देवी पहाड़ी, कोट पहाड़ी, झंझार पहाड़ी, त्यून पहाड़ी, बंदला पहाड़ी, बहादुरपुर पहाड़ी, रतनपुर पहाड़ी। बहादुरपुर पहाड़ी की हाइट है 1980। ठीक है, लुहणु मैदान की बात करेंगे, बिलासपुर में स्थित है। यहाँ एक क्रिकेट मैदान है। यह प्रतिवर्ष नलवाड़ी मेला आयोजित होता है। रुक्मणी कुंड, यह बिलासपुर जिले के शिवालिक पहाड़ियों में से घिरा एक छोटा जलाशय है। किंवदंती के अनुसार कुओं खोदने के बार बार प्रयासों के बावजूद इस क्षेत्र में पानी की भारी कमी थी। रुंध परिवार से बरसांद के शासक ने एक सपना देखा कि अपने बेटे या बहू की बलि देने से पहले पानी मिल जाता है। इस कहानी में रुक्मणी नाम की एक नवविवाहित युवती जिसका विवाह रुद्र परिवार से में हुआ था, इसने इस क्षेत्र में पानी लाने के लिए खुद को बलि देने को तैयार किया। उसे अपनी उसी स्थान पर जिंदा दफना दिया गया। रुक्मणी कुंड को रुक्मणी के बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि माना जाता है और माना जाता है कि यह उस जल का स्रोत है जो उनके दफन के बाद निकला। मार्कंडे की बात करेंगे, मार्कंडे बिलासपुर का एक गांव है जहां मार्कंडे मंदिर है जो मार्कंडे ऋषि मार्कंडे को समर्पित है। एक सुरंग और जो मार्कंडे और व्यास गुफा को जोड़ती है। ऐसा माना जाता है कि दोनों ऋषि इस सुरंग का उपयोग एक दूसरे से मिलने के लिए करते थे।
मार्कंडे में एक प्राकृतिक झरना भी है जिसके बारे में माना जाता है कि यह बांझ और शिशु रोग को ठीक करता है। श्री नैना देवी की बात करेंगे। श्री नैना देवी बिलासपुर में एक मंदिर है जो नैना देवी को समर्पित है। यह मंदिर गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब और गोविंद सागर झील के पास स्थित है। एम्स की बात करेंगे। यह स्थान बिलासपुर के कोठीपुरा में 247 एकड़ मतलब कि 100 हेक्टेयर के परिसर में बनाया गया है। यह संस्थान विभिन्न चिकित्सा विषयों में MBBS और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। यह 1000 बेडों का एक सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल है। ठीक है, तो ये करेगा तभी लिखा है क्योंकि ये वर्तमान में इसमें अभी कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, सलापड़ की बात करें। सलापड़ बिलासपुर में एक जगह है जहाँ ब्यास नदी के पानी को 2 सुरंगों के माध्यम से सतलुज नदी में मोड़ दिया जाएगा। सुनहानी की बात करेंगे। 53 वर्ष तक पुराने बिलासपुर की राजधानी रही है। बिक की बात करेंगे। विक्रम चंद इस्लाम अपनाने से पहले बचने के लिए इस जगह पर आए थे सुनहानी में। यह दीपचंद के सिंहासन पर बैठने तक सियासत की राजधानी थी। दीपचंद ने राजधानी को सुनहानी से धौला के लिए स्थानांतरित किया है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है आपके एग्जाम में कि किस शासक ने बिलासपुर की राजधानी को सुनहानी से धौला के स्थानांतरित किया था, तो दीपचंद ने किया था। स्वारघाट की बात करेंगे। यह मलाव किला स्थित है। व्यास गुफा बिलासपुर में सतलुज के तट पर स्थित है। बिलासपुर का प्राचीन नाम व्यासपुर था। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। सिसु की बात करेंगे। सिसु चंद्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित गांव स्थित है। यह गांव सिसु झरने के नाम से भी जाना जाता है। गिफांग चोटी भी पास में ही स्थित है। नवनिर्मित अटल सुरंग जिसने सिसु को पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना दिया है। दारचा की बात करेंगे। दारचा हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में एक गांव है। यह योतचे और जांस्कर नालों के संगम पर स्थित है जो यहाँ भागा नदी से मिलती है। दारचा से आगे पेड़ बहुत कम पाए जाते हैं। डंकार गोम्पा यह लाहौल स्पीति घाटी में स्थित एक बौद्ध मठ है और यह स्पीति की पारंपरिक राजधानी है। कभी स्पीति राजा की गद्दी थी। मठ एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसमें एक किला है। मठ का मुख्य आकर्षण 4 से 5 शताब्दी पुरानी ध्यान बुद्ध बरियोचना की मूर्ति है जिसमें पीठ से पीठ जोड़े बैठी 4 पूर्ण आकृतियां हैं। गोंदला की बात करेंगे। गोंदला हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी में एक गांव है। यह चंद्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। गोंदला का मुख्य आकर्षण गोंदला महल है इसका निर्माण 1700 ईस्वी में कुल्लू के राजा मानसिंह ने करवाया था जो त्रिलोकीनाथ मंदिर जाते समय 1720 ईस्वी में यहाँ रुके थे। महल 8 मंजिला इमारत है। राल्दी की बात करेंगे। अतीत में दलाई लामा द्वारा ठाकुर को दी गई ज्ञान की तलवार है राल्दी। अंतिम ठाकुर फतेहचंद ठाकुर के पास भी थी। ऐसा लगता है कि यह तलवार स्पेन की टोलेडो तकनीकी से बनाई गई थी। महल के पास एक शिलाखंड पर कुछ देवताओं की नक्काशी थी जिनके बारे में माना जाता है कि उन्हें पांडवों ने बनाया था। जिस्पा यह भागा नदी के तट पर स्थित है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। काजा की बात करेंगे। काजा हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में एक शहर है। यह स्पीति जिले का उपमंडल मुख्यालय है और स्पीति नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। काजा कभी स्पीति के प्रमुख नोनो का मुख्यालय कहा करता था। यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। अपने बौद्ध मठों के लिए जाना जाता है जिसमें कि मठ और ताबो मठ शामिल है। केलांग की बात करेंगे। केलांग लाहौल और स्पीति का जिला मुख्यालय है। यह भागा नदी के ऊपर स्थित है और अपने हरे भरे खेतों और पेड़ों के लिए जाना जाता है। अतीत में केलांग मोरावियन मिशनरियों का घर था। उनके प्रसिद्ध मठ तियुल कारदांग सासुर शहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर। स्थानीय देवता केलांग बजीर का मंदिर श्री नवांग दोरजी के घर में है। खोखसर की बात करेंगे। खोखसर की बात करेंगे। खोखसर लाहौल का पहला गांव और प्रवेश द्वार है जो ग्राम फू से 5 किलोमीटर दूर चंद्रा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित। सर्दियों के दौरान खोखसर लाहौल में सबसे ठंडा निवास स्थान है। उसके बाद बात की जाए किब्बर की बात की जाए तो किब्बर जिसे स्थानीय तौर पर खयूपुर के नाम से जाना जाता है परंतु
समुद्र तल से 4205 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंचे गांव में से एक है केपबर्ग। काजा से थोड़ी दूर पर स्थित गेटे गांव 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। कुंगरी गोम्पा। कुंगरी गोम्पा लाहौल और स्पीति की पिन घाटी में स्थित एक बौद्ध मठ है। इसका निर्माण 1330 के आसपास हुआ और यह निगमा संप्रदाय से संबंधित है। कुंजुम दर्रा यह लाहौल के मुख्य देवता भगवान गेफांग को समर्पित है, एक मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि कुंजुम दर्रे से गुजरने वाले हर वाहन को भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाना पड़ता है। भगवान की पत्थर की प्रतिमा की एक और दिलचस्प विशेषता यह है कि अगर भक्त भगवान को स्वीकार करता है तो नगदी सिक्के नोट के रूप में चढ़ावा प्रतिमा से चिपक जाएगा। कुछ लोगों का मानना है कि यदि मंदिर मूल रूप से देवी दुर्गा को समर्पित है। कुंजुम दर्रा के बारे में आपके टीजीटी एग्जाम में भी क्वेश्चन बना हुआ है। पिन घाटी की बात करेंगे। पिन घाटी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में स्थित एक खूबसूरत और पिन नदी द्वारा बनाई गई घाटी है जो लिंगटी गांव के बीच सामने स्पीति नदी से मिलती है। पराहियो नाला पोचिंग में पिन से जोड़ता है। पिन घाटी में पिन पार्वती चोटी के माध्यम से कुल्लू घाटी और सकरोफ दर्रे या खांगो दर्रे के मध्य से किन्नौर जा सकते हैं और यह घाटी हिम तेंदुओं और आइबेक्स के लिए प्रसिद्ध है। घाटी कुंगरी गोम्पा सहित कई बौद्ध मठों का घर है और यह एक लोकप्रिय ट्रैकिंग गंतव्य है। सरचू की बात करें। सरचू हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के बीच लाहौल घाटी में अंतिम सीमा बिंदु है। संसा लाहौल स्पीति में चिनाब नदी के दाहिने किनारे स्थित एक गांव है। ऐसा माना जाता है कि यह लाहौल के मुख्य देवता भगवान गेफांग की जन्म स्थान है। यांग युद्ध गोम्पा स्पीति नदी में काजा नाले की एक संकरी घाटी के पास स्थित एक बौद्ध मठ है। तांदी की बात करेंगे। तांदी चंद्रा और भागा नदी के संगम पर स्थित एक गांव है। तांदी से जुड़ी किंवदंतियों में से एक यह है कि यह वह स्थान है जहां दो प्रेमियों चंद्रा और चंद्रमा देवता की बेटी और भागा सूर्य देवता के पुत्र का विवाह हुआ था। किंवदंती कहती है कि वे अपनी शाश्वत शादी करने के लिए 12 लाख पर चढ़े, लेकिन वे एक तूफान से अलग हो गए। वहां से वे विपरीत दिशाओं में भाग गए। चंद्रा नदी में भाग गई और भागा नदी में भाग गई। वे फिर से तांडी में मिले और उनका विवाह हुआ। तो ये एक किंवदंती है ना। उसके बाद है एक अन्य किंवदंती के अनुसार गांव की स्थापना राजा चंद्र राम ने चांदी नाम से की थी। यह गांव अपने गर्म झरनों के लिए जाना जाता है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनमें औषधीय गुण होते हैं। तांदी धार्मिक महत्व का भी स्थान है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां द्रौपदी का अंतिम संस्कार किया गया था। यह अन्य किंवदंती कहती है कि ऋषि वशिष्ठ का भी यही अंतिम संस्कार किया गया था। इस गांव को तांडेही के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है वह स्थान जहां कोई अपना शरीर त्यागता है। उदयपुर यहाँ मयार घाटी और आगे जांस्कर के लिए शुरुआती बिंदु है। उदयपुर का पुराना नाम मृकुल था। इसका नाम बदलकर चंबा के राजा उदयसिंह ने रखा था। लिंगती घाटी ये पूछा जा चुका है शायद जब हमीरपुर बोर्ड होता था उस समय ये क्वेश्चन बना हुआ। लिंगती घाटी स्पीति की सबसे बड़ी और सबसे लंबी घाटी है। यह लिंगती गांव से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में चलती है। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी उत्तर पूर्व में है। यह घाटी एक जीवंत भूवैज्ञानिक संग्रहालय है। इसका भूवैज्ञानिक इतिहास 250 मिलियन वर्ष पुराना है और इसकी छायादार और जीवाश्म चट्टानें पूरी दुनिया में जानी जाती है। गया चोटी भी लिंगती घाटी में है। तो गया चोटी भी लिंगती घाटी में है। उसके बाद यदि बात की जाए उसके बाद है सोलन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे हम ना। अब सोलन डिस्ट्रिक्ट की यदि बात की जाए तो सोलन डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले सोलन की ही बात करेंगे। तो सोलन यह पूर्ववर्ती रियासत बगाट की राजधानी थी, है ना। यह क्षेत्र
में मशरूम की व्यापक खेती के साथ साथ चंबा घाट में स्थित मशरूम अनुसंधान निदेशालय DMR भी है, जिसके कारण इसे भारत के मशरूम शहर के रूप में जाना जाता है। कब किया था ये घोषित? 1977 में। ठीक है। सोलन के प्रमुख आकर्षणों में से एक सलूनी माता है। यह भी माना जाता है कि सोलन शहर का नाम सलूनी माता के नाम पर रखा गया था। चायल की बात करें, चायल भारत के हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक हिल स्टेशन है। यह पूर्ववर्ती पटियाला राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान है, जो 2230 मीटर, मतलब कि यदि समुद्र तल से बात की जाए तो 7315 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। चायल अपने स्कॉटिंग लाल हिरणों के लिए जाना जाता है, जिन्हें 1900 के दशक की शुरुआत में इस क्षेत्र में लाया गया था। अनीस बिल्ला की बात करें, अनीस बिल्ला सोलन में एक बंगला है। अनीस बिल्ला, इसे 1940 में लेखक सलमान रुश्दी के दादा मोहम्मद उल दीन खलीकी ने बनाया था। यह बंगला बघाट शासक राजा दुर्ग सिंह के महल के पास स्थित है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2011 में नालागढ़ के अदुबाला गांव में स्थापित किया गया है। ठीक है। डगसाई जेल, इसका निर्माण 1849 में हुआ था। इसमें 54 कोठरियां हैं, जिनमें एकांत कारावास की कोठरियों भी शामिल है, जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं आती और कैदी मुश्किल से खड़ा हो पाता है। 1853 में प्रसिद्ध नासिरी रेजिमेंट के कुछ गोरखाओं ने विद्रोह कर दिया, जो उस समय कसौली, स्वाथू और जतोग में तैनात थे। विद्रोह को दबाने के बाद कुछ गोरखाओं को डगसाई लाया गया और उन्हें फांसी दी जाने से पहले यहीं कैद कर लिया गया। यह जेल राजनीतिक कैदी को रखने के लिए अपने इतिहास के लिए जानी जाती है, जिसमें आयरिश विद्रोही नेता जेम्स डेली भी शामिल थे, जिन्हें 1920 में यहीं पर फांसी दी गई। डेली ब्रिटिश सेना के प्रथम अंतिम सदस्य थे जिन्हें विद्रोह के लिए फांसी दी गई थी। इन्हें यदि बात की जाए 1970 में 1970 तक डगसाई में दफनाया गया था। उसके बाद है, जब उनके अवशेषों को आइलैंड वापस लाया गया तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेना ने जेल की ऐतिहासिक प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय स्थापित किया, जिसे 13 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल SK गैडॉक GOC 9वीं इन्फेंट्री डिवीजन द्वारा लोगों को समर्पित किया है। उसके बाद कसौली की बात करेंगे। कसौली यह पक्षी देखने वाले और सूर्य उदय और अस्त दृश्य देखने के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य स्थल है। यहाँ हिमालयी मोनाल सहित पक्षियों को कई प्रजातियां पाई जाती है। कसौली गढ़वाल में सत्य साईं बाबा के आश्रम के अलावा मंकी पॉइंट भी है। कसौली में पास्चर इंस्टीट्यूट कुत्ते के काटने के खिलाफ टीका बनता है, रेबीज का। कसौली में एक टीबी प्रसंस्करण टावर भी है, टीबी प्रसारण टावर भी है। सनावर स्कूल, इसकी स्थापना 1847 में सर हेनरी लॉरेंस और उनकी होनोरिया ने की थी। होनोरिया ने की थी। यह स्कूल एशिया के सबसे पुराने बोर्डिंग स्कूल में से एक है। टिम्बर ट्रेल परमाणु एक केबल तार की सवारी है। यह कौशलिया स्ट्रीम ने पर 8 मिनट में 1.8 किलोमीटर 1.1 मील की दूरी तय करती है। 1 मील में 1.6 होता है। ठीक है, मीटर, किलोमीटर।
1992 में एक बड़ी त्रासदी तब हुई जब टिम्बर ट्रेन दुर्घटना हुई। मोहन मिकिन कंपनी का एक बड़ा समूह है जिसकी शुरुआत एशिया की पहली शराब बनाने वाली कंपनी से हुई, जिसमें 1855 में एडवर्ड अब्राहम डॉलर ने भारत में हिमालय पर्वत के कसौली में डायर ब्रूजीज के नाम से शामिल था, लेकिन बहुत पहले स्थापित किया गया। शराब की भट्टी को जल्द ही पास के सोलन में स्थानांतरित कर दिया गया क्योंकि वहां ताजे झरने से पानी की प्रचुर आपूर्ति है। ऊना की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट ऊना। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना 28 अगस्त 2012 को ऊना जिले के चिंतावर्ण में हुई थी। ड्रग पार्क या ऊना जिले के हरोली औद्योगिक क्षेत्र में ब्लक ट्रक पार्क की स्थापना की जा रही है। पेखूबेला, ऊना जिले के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा 32 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र 2024 में शुरू किया गया। 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा केंद्र बनने की राज्य की प्रतिबद्धता में योगदान देगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत योगदान देगा। विविध की बात करेंगे, हिमाचल सेवा सदन की बात करेंगे। हिमाचल सेवा सदन का उद्घाटन 5 नवंबर 2011 को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में किया गया। यह सुविधा हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों से रेफर किए गए मरीजों को चंडीगढ़ में भव्य और किफायती आवास प्रदान करने में मदद करेगी। अमर्त हमीरपुर में है। अमतर नादौन के पास अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है। इसका उद्घाटन 25 दिसंबर 2009 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध शख्सियतें, आनंद चंद की बात करेंगे। सबसे पहले बिलासपुर के तत्कालीन शासक राजा विजय चंद के पुत्र आनंद चंद का जन्म जनवरी 1913 में हुआ था। राजा आनंद चंद बिलासपुर अतीत, वर्तमान और भविष्य नामक पुस्तक के लेखक है। उन्हें बिलासपुर राज्य के पहले मुख्य आयुक्त होने का गौरव प्राप्त है। अनंतराम, महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी अनंतराम का जन्म 10 अप्रैल 1907 को दौलतपुर चौक ऊना में हुआ। 1977 में उन्हें उनके असाधारण योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद है अनंतराम ने काका एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने एक लंबा और सफल जीवन जिया। 11 जनवरी 2010 को 103 वर्ष की उल्लेखनीय आयु में उनका निधन हो गया। विचित्र सिंह कांगड़ा के बाड़ी बर्टन गांव के एक बहादुर स्वतंत्रता सेनानी थे। वे आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुए और देश के लिए बहादुरी से लड़े। फरवरी 2011 में उनके निधन तक बचित्तर सिंह की स्वतंत्रता के लिए अटूट भावना जारी रही। श्री बख्शी प्रताप सिंह ऊना, उनका जन्म 20 अक्टूबर 2012 को पालमपुर के चड़ियार में हुआ था। 1931 में वे ब्रिटिश सेना में शामिल हुए और बाद में 1942 में आज़ाद हिंद फौज का हिस्सा बने थे। 5 से 6 फरवरी 1944 को साहसी रात को बख्शी प्रताप सिंह ने अकेले ब्रिटिश शिविर में घुसपैठ की और एक गार्ड को मार डाला। एक सेना अधिकारी को घायल कर दिया। उनके असाधारण साहस ने उन्हें प्रतिष्ठा पुरस्कार तगमा-ए-शत्रुनाश दिलाया। उनकी टुकड़ी ने 14 दिनों तक बिना भोजन के गुरिल्ला युद्ध में बहादुरी से लड़ाई लड़ी। श्री बख्शी प्रताप सिंह ने उसके बाद बख्शी प्रताप सिंह ने 1952 में कांग्रेस के विधायक के रूप में कार्य किया और 1957 से 62 तक पंजाब के उप मुख्यमंत्री का पद संभाला। श्री बख्शी प्रताप सिंह ने सिर बाबा कांशीराम मोस्ट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। 11 जुलाई 1882 को देहरा गोपीपुर गांव डाडा सीबा में जन्म, ये पूछा जा चुका है डाडा सीबा, ठीक है। 1902 में उन्हें 2 साल की कैद हुई। 1937 में गढ़ियावाला होशियारपुर में एक राजनीतिक बैठक के दौरान पंडित JL नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी की उपाधि दी, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है। बाबा कांशीराम एक विपुल गायक थे। सरोजिनी नायडू ने उन्हें 1927 में ऊना के दौलतपुर चौक में पहाड़ा द बुलबुल की उपाधि से सम्मानित किया, ये भी आपने ध्यान रखा। उन्होंने सरदार भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने के बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने तक काले कपड़े पहनने की शपथ ली। बाबा कांशीराम महात्मा गांधी के सिद्धांतों का पालन करते थे और कांगड़ा क्षेत्र में एक मार्गदर्शक थे। उनका निधन 15 अक्टूबर 1943 को हुआ। श्री बल्की राम का जन्म 4 अप्रैल 1912 को मंडी की बलहा घाटी में पंचायत चलाहा के सपादी गांव में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध बाथरा कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त की।
बाथरा मंडी का एक लोकप्रिय लोक नृत्य था जो न केवल मनोरंजन था बल्कि आम जनता की आम समस्याओं की को भी उजागर करता था। बाल्की राम का ये बाथरा था। श्री भवानी दत्त शास्त्री मंडी से थे। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे। उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता उपनिदेशों और वेदांत दर्शन का मलयाली में अनुवाद करने के लिए सराहनीय कार्य किया। इसके अतिरिक्त श्री भवानी दत्त शास्त्री एक प्रतिभाशाली चित्रकार है। उन्होंने 30 से अधिक पेंटिंग बनाई है। उन्होंने पहाड़ी सम्मान 1988 में, चूड़ामणि सम्मान 1999 में और 1994 में पहला हिमाचल शिखर सम्मान सहित कई पुरस्कार मिले। उनका निधन 2008 में हुआ था भवानी दत्त शास्त्री का। भागमल सोठा का जन्म 23 सितंबर 1899 को शिमला के जुब्बल के धार गांव में हुआ। वे 1922 में बड़ौदा अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (NIC) के सदस्य बने। उन्होंने हिमालयन रियासती प्रतिनिधिमंडल के संस्थापक सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भागमल सोठा को 1939 में धामी गोलीबारी को दुखद घटना से ठीक पहले घनाटी के पास गिरफ्तार कर लिया गया था। 1957 में वे प्रादेशिक परिषद के लिए चुने गए और सार्वजनिक सेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्री भास्कर नंद शिमला के बसंतपुर से ताल्लुक रखने वाले श्री भास्कर नंद ने तत्कालीन भज्जी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1939 से 1946 तक उन्होंने शिमला हिल स्टेट में प्रजामंडल के महासचिव के रूप में कार्य किया और लोगों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनका जन्म 7 जुलाई 1883 को जयपुर में पंडित शिवा कुमार के प्रसिद्ध परिवार में हुआ। वो जो गुलेर कांगड़ा में थे, वे एक प्रमुख लेखक, आलोचक, कवि और भाषाविद थे। उनके पिता जयपुर राजा के पारिवारिक पुरोहित थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 1899 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैट्रिक में शिक्षा पूरी की और जयपुर के महाराजा से स्वर्ण पदक प्राप्त किया। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने जयपुर में एक पुस्तकालय और नागरी भवन की स्थापना की। उन्होंने जयपुर वेधशाला और उनके निर्माता नामक एक उल्लेखनीय पुस्तक लिखी और 1903 से 1907 तक वे समालोचक पत्रिका के संपादक रूप में कार्य कर। चंद्रधर गुलेरी ने काशी नागरी पचास पत्रिका के संपादक भी रहे। उसने कहा 1915 में सुखमय जीवन, 1914 में शायद बुद्ध का कांटा, ठीक है, 1912 में जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। ठीक है। श्री दौलत राम सांख्यान, नहीं सॉरी, सुखमय जीवन का प्रकाशन वर्ष है 1911 ना, मैंने गलत लिखा था, 1911 में है। और बुद्ध का कांटा है इनका भारत मित्र में ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है। उसके बाद बुद्ध का कांटा में मैं बता देता हूँ आपको। बुद्ध का कांटा उसने कहा 1915 में। ये भी शायद 1911 की कहानी थी ना। श्री दौलत राम सांख्यान की बात कर लेते हैं, है ना। उनका जन्म 16 दिसंबर 1919 को बिलासपुर के जुखाला पंचायत में हुआ और बिलासपुर प्रजामंडल के संस्थापकों में से एक थे। उसके बाद बात करेंगे, उन्हें एक आदेश के अनुसार 11 जून 1940 को 12 अक्टूबर 1940 तक बिलासपुर जिले से निर्वासित रहना पड़ा। 1952 में उन्होंने भाखड़ा पीड़ित संघ का गठन किया और समुदाय के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। श्री दौलत राम सांख्यान 1998 में निधन हो गया था। श्री नरोत्तम दत्त शास्त्री, उनका जन्म 1918 में बिलासपुर के सुनहानी में हुआ था। उन्होंने बिलासपुर तथा राज्य का राजनीतिक इतिहास नामक पुस्तक लिखी है। श्री दीनानाथ आंधी 3 नवंबर 1914 को प्रागपुर कांगड़ा में जन्मे। शिमला के जाखू में आंधी भवन के निवासी थे।
लाहौर में कैद के दौरान उन्हें हिंदी रत्न की उपाधि प्रदान करने का गौरव प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें पहली बार 1930 में जेल हुई। श्री दुर्गाचंद ये विजयपुर कांगड़ा से थे। उन्होंने सेवा समिति का आयोजन किया और इन संगठनों के माध्यम से लड़कियों के लिए 2 स्कूल और अन्य संस्थान स्थापित किए। उसके बाद है वही दुर्गाचंद ने 1951 में जनसंघ में शामिल हुए और सार्वजनिक सेवा और कल्याण में सक्रिय भूमिका निभाई। श्री ज्ञानचंद टूटू 15 सितंबर 1919 को शिमला में जन्मे। पंडित पद्मदेव के मार्गदर्शन में धामी आंदोलन में शामिल हुए। वे धामी प्रजामंडल के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्हें शिमला रियासती प्रजामंडल SRPM का महासचिव चुना गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 1940 में शिमला रियासती प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। श्रीमती गौरा देवी जन्म 1895 में पाकिस्तान की रावलपिंडी में हुआ। बाद में वे शिमला में किशोर कॉटेज की निवासी बन गई थी। उन्होंने स्वराज आंदोलन में सराहनीय भूमिका निभाई। महात्मा गांधी की करीबी सहयोगी थी और विदेशी कपड़ों के खिलाफ एक उदाहरण स्थापित करने के लिए उन्होंने सबसे पहले अपने कपड़ों को आग लगाई और 1984 में उन्होंने सामुदायिक सेवा के लिए जमाना लाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया और जिसमें उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना की गई। हरि राम शर्मा उनका जन्म चलेट ऊना में हुआ था। वे सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट मामले की अदालती कार्रवाई से संबंधित दैनिक प्रताप के समाचार को पढ़कर लोगों को सुनवाने के लिए जाने जाते थे। 1972 में स्वतंत्रता आंदोलन से सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया। हरिराम शर्मा जी को भाई हृदयराम की बात करी जाए, उनका जन्म 28 नवंबर 1885 को मंडी में हुआ। वो भाई जी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने गदर पार्टी और स्वामी कृष्णानंद से प्रेरणा ली। 31 दिसंबर 1914 को धर्मशाला के बीरपाली में आयोजित साथियों की बैठक में उन्हें बम बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्री इमामुद्दीन यह अमरपुर मोहल्ला नाहन के रहने वाले एक मूर्तिकार थे, जिन्होंने पांटा साहिब में तोकिया गांव में बाबा बालकनाथ की मूर्ति और गिरनगर में हनुमान की मूर्ति और पांटा साहिब में यमुना पार्क में महात्मा गांधी की मूर्ति सहित उल्लेखनीय मूर्तियां बनाई। किसने? श्री इमामुद्दीन ने। 25 फरवरी 1996 को हिमोत्कर्ष साहित्य संस्कृत एवं जन कल्याण परिषद द्वारा उन्हें फकीर चंद मेमोरियल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार में सम्मानित किया गया। जेपी बग्गी की बात करेंगे। उनका जन्म 15 जुलाई 1908 को स्कूल बाजार मंडी में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र में शामिल होने के कारण इन्हें 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जीवन शर्मा उनका जन्म 1907 में पंगाणा गांव करसोग मंडी में हुआ। उन्होंने सुकेश सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें जीवन पंडित के नाम से जाना जाता है। जीवन शर्मा का निधन 4 जनवरी 1910 को हुआ। किंकरी देवी की बात करेंगे। उनका जन्म 1927 में सिरमौर के घटोन में हुआ और 22 वर्ष की अल्पायु में विधवा हो गई। उन्हें तब प्रसिद्धि मिली जब उन्होंने 1987 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की, जिसमें सिरमौर के संगड़ा क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। शिमला में अपने 19 दिनों के प्रवास के दौरान जब उनके पास पर्याप्त धन नहीं था तो उन्होंने नौकरानी के रूप में काम किया। उन्होंने इस मुद्दे को उजागर करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अनशन भी किया। 1991 में न्यायालय ने सरकार को क्षेत्र में सभी सक्रिय खदानों को बंद करने का निर्देश दिया और किंकरी देवी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार 1999 में सम्मानित किया। उन्हें 1995 में बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया और उन्हें पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन द्वारा उद्घाटन समारोह में द्वीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया गया। 30 दिसंबर 2007 को उनकी मृत्यु हो गई। कृष्णचंद्र बैद 1916 में मंडी में जन्मे। 1952 से 56 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। कृष्णचंद्र बैद ने। लालचंद पारथी इनका जन्म 1916 में नगर कुल्लू में हुआ। उन्होंने कुल्लू देश की कहानी या कुल्लू देश की कहानी लिखी। न्यायमूर्ति मेहर चंद महांदर उनका जन्म 23 दिसंबर 1899 को कांगड़ा के टिक्का नगरोटा में हुआ था। उनके समय
उन जन्म के समय उन्हें एक असामान्य परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उनके पिता बाबू ब्रिजलाल ज्योतिष में विश्वास रखते थे, ज्योतिष में, है ना, एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिषी की सलाह के अनुसार उन्हें अशुभ मानते थे। 12 साल तक उनका चेहरा नहीं देखा, उन्हें दूर भेज दिया और माया और रोगटू के एक राजपूत परिवार ने उनका पालन पोषण किया, जिनके बेटे गोपालू ने की कोई संतान नहीं थी। अतः उच्च शिक्षित व्यक्तियों के एक सम्मेलन में उन्हें बहुत भाग्यशाली घोषित किया और भविष्यवाणी की गई कि वह या तो न्यायाधीश बनेंगे या मंत्री। उन्हें 7 साल की उम्र में निर्वास से वापस लाया गया था और उन्होंने 1910 में केसरी देवी से विवाह किया, केसरी देवी से, और 1921 में निधन के बाद उन्हें 22 में दो बार विवाह हुआ। 1922 में दोबारा ब्याह हो गया और 27 सितंबर 1943 में उन्हें लाहौर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। विभाजन के बाद उन्होंने कश्मीर के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 4 जनवरी 1954 में 23 दिसंबर 1954 तक उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। उन्होंने लुकिंग बैक नामक एक आत्मकथा लिखी है। लुकिंग बैक किसकी है? मेहरचंद महाजन पूछी जाती है बुक आत्मकथा। मोहनलाल ओक्टा, उनका जन्म 22 दिसंबर 1907 को शिमला के जुब्बल में हुआ। यह राज्य सहकारी बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में का गौरव प्राप्त है। नारायण चंद प्रासर नदौन के सेरा गांव में से थे। उन्होंने ग्रायन कने तीसरा ग्रां पहाड़ी नाटक और बाबा कांसीराम गांधी विल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया स्टेट की जैसी पुस्तकें लिखी। उन्होंने पाली में धम्मपद और बदीचर्या अवतार का पहाड़ी भाषा में अनुवाद किया। नारायण चंद प्रासर ने हिमधारा पहाड़ी मासिक और युग दिशा हिंदी मासिक के संपादन के रूप में कार्य किया। निकोलस रोरिक 9 अक्टूबर 1874 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ जन्म इनका। उन्होंने रूस, यूरोप, एशिया, मध्य एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, चीन, जापान, भारत की व्यापार यात्रा की थी और 1928 में 54 वर्ष की आयु में उन्होंने हिमालय को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गए। अपने जीवन के अंतिम दो दशकों तक वे कुल्लू घाटी में रहे। रोरिक एक अमर चित्रकार के रूप में उभरे। उनकी कृति दुनिया भर के लिए कई संग्रहालय और कला दीर्घाओं में प्रदर्शित है। उनके सम्मान में 1929 में अमेरिका में एक 22 मंजिला इमारत बनाई गई जिसमें उनकी पेंटिंग रखी गई। उन्होंने हिमालय को समर्पित 7,000 से अधिक कैनवास चित्रित किए। रोरिक ने मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट्स और इंटरनेशनल आर्ट सेंटर की स्थापना की। नगर में रोरिक को समर्पित एक आर्ट गैलरी है। उनके बेटे सेबेतो स्लाव रोरिक ने भारतीय सिनेमा की रानी देविका रानी से विवाह की। इनकी प्रसिद्ध पेंटिंग में ड्रॉप ऑफ लाइफ, पर्ल्स ऑफ स्काइविंग, सिंह ऑफ मैत्रेय, वर्नस ऑफ द ईस्ट, तिब्बतीगढ़, ये पूछी जा चुकी है चेस के एग्जाम में, है ना। उन्होंने द लास्ट एंजल, ओमिनस साइंस, ह्यूमन डिजीज, डूम्ड सिटी, द सिटी ऑफ स्पेटर्स जैसी पेंटिंग के लिए युद्ध की भयावता को भी दर्शाया है। उनकी धार्मिक थीम वाली कृतियों में सेंट सर्जियस, सांता प्रोटेक्टिक्स, सेंटली घोस्ट, बुद्ध द गिवर, श्री कृष्ण, क्लिक अवतार, ये सब आपने ध्यान रखना। रोइच ने अलताई हिमालय, द एबोर्ड ऑफ लाइट, हिमावत जैसी कृतियां प्रकाशित थी। उन्हें महर्षि के नाम से जाना जाता है। 13 दिसंबर 1947 को उनका निधन हो गया। नोहरा रिचर्ड 26 अक्टूबर 1876 को जन्मी। वे अपने पति श्री फिलिप्स रिचर्ड के साथ 1911 में भारत आए, जब से वे लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर बने। उसके बाद
1920 में विधवा होने के बाद नोरा ने भारत छोड़ दिया और सितंबर 1924 में भारत लौट आई। 1925 में बनूरी में बस गई और 10 साल तक वे अंद्रेटा चली गई। नोरा ने खुद को नाटकीय गतिविधियों के लिए समर्पित कर दिया और उन्हें 29 अक्टूबर 1970 को पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्हें द फ्लावर मेकर, सती, विलेज प्ले, द सन कम्स होम, कंट्री ऑफ लाइफ कृतियां लिखी। पंजाब में उन्हें पंजाब थिएटर की महान दादी के रूप में सहारा गया है। नोरा रिचर्ड का 1971 में निधन हो गया। श्री नरेंद्र पाल। उनका जन्म 1892 में लूणा मंडी में हुआ था। 1918 में सूरत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए वो गोली लगी थी। उन्हें रावलपिंडी बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किया गया। श्री नरेंद्र पाल को श्री पद्म देव। उनका जन्म 26 जनवरी 1901 को शिमला के रोहड़ू के भमनोल में हुआ। उन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। वे हिमालयी रियासत प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे। HSRC हिमालय पहाड़ी राज्य क्षेत्रीय परिषद के महासचिव के रूप में कार्यरत है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है पद्मदेव के बारे में। पद्मदेव ने रीत, व्यवहार, अस्पृश्यता, कुली समुदाय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ एक अथक संघर्ष शुरू किया। उन्होंने सुकेश सत्याग्रह भी नेतृत्व किया। 1952 में उन्हें राज्य के पहले गृह मंत्री बने। सूबेदार पियारा सिंह, वे ऊना के टकोली गांव में रहते थे। उनकी पत्नी हंसा भी लंबी उम्र तक जीवित रही और 1901 वर्ष की आयु में धर्मशाला में अंतिम सांस ली। सुबेरा पियारा सिंह की पत्नी सुबेरा पियारा सिंह 18 जून 2011 को 106 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ और इस जोड़े ने दुनिया में सबसे बुजुर्ग जीवित विवाहित जोड़े रहने का दावा किया और मान्यता प्राप्त करने के लिए 2007 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ एक समझौता करने का प्रयास किया गया। दलाई लामा ने मैक्लोडगंज में उनके जन्मदिन पर आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान तिब्बती परंपराओं के अनुसार उन्हें लंबी जीवनी के लिए आशीर्वाद मांगा। पियारा सिंह और हंसा की शादी 23 मई 1924 को हुई और उनका परिवार 5 पीढ़ियों तक फैला 81 सदस्यों का था। 1930 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुआ और उन्हें अदम्य साहस का परिचय दिया गया। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह सूडान के चेरियम हिल्स में जर्मनी के खिलाफ लड़ते हुए उन्हें कई गोलियां लगी, लेकिन वे बच गए। 1942 में चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने के बाद आखिरकार उच्च शिक्षित व्यक्तियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। 1942 में चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें 8 रुपए की पेंशन मिली, जो तब से बढ़कर 12,000 रुपए प्रतिमाह हो गई। राजा राजेंद्र चंद की बात करेंगे। राजेंद्र सिंह, उनका जन्म 1928 में भागल अर्की के शाही परिवार में हुआ। उन्होंने 23 जनवरी 1946 को भागल रियासत के प्रमुख का पद संभाला था। उन्होंने हिमाचल होम गार्ड्स के संस्थापक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 20 वर्षों तक कमांडेंट जनरल के रूप में कार्य किया। उनका निधन 2010 में हुआ था। श्री राम लाल ठाकुर, उनका जन्म 15 जून 1929 को जुब्बल के बरथाटा गांव में हुआ। उन्होंने जालंधर में लॉ कॉलेज और LLB की पढ़ाई पूरी की। 1957 से 62 में प्रादेशिक परिषद के लिए चुने गए। पहली बार YS परमार के इस्तीफे के बाद, दूसरी बार श्री शांता कुमार के नेतृत्व वाली जनता सरकार के गिरने के बाद वह मुख्यमंत्री बने। वे 1983 तक इस पद पर रहे, जब उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। रमेश गुप्ता की बात करेंगे। उनका जन्म 1929 में शिमला के केथो में हुआ था। 1947 के सांप्रदायिक नरसंहार के दौरान मुसलमानों की जान और संपत्ति बचाने के लिए आगे आकर उन्होंने अपनी मानवीय भावना का परिचय दी। 1959 से 1966 तक उन्होंने विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए प्रकाशन सूर्योदय विचार पत्रिका के संपादक के रूप में कार्य किया। 1966 में हिमाचल नशा मुक्ति परिषद के महासचिव बने। 1984 में उन्होंने हिंदी साप्ताहिक पहाड़ी लहर शुरू की। रणजीत सिंह वर्मा, वो हमीरपुर जिले के रहने वाले, BBC ने उन्हें हिमाचली गांधी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सफल अहिंसक आंदोलन चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने 1979 से 80 तक उप सभापति रहेगी। रणजीत सिंह वर्मा
ऋषिकेश लट्ठ, उनका जन्म ऊना के घुसाड़ा में हुआ था। धुसाड़ा में उन्होंने 1906 में अजीत सिंह और सूफी अब्बा प्रसाद के साथ लाहौर से कराची के रास्ते तक एक साहसी जलायन किया। वे बसरा पहुंचे और बाद में इस्फहान शहर ईरान चले गए, जहां ऋषिकेश ने समाचार पत्र परवाना का संपादन किया। उन्होंने ईरान के शाह के खिलाफ विद्रोह में भी भाग लिया, जिसके लिए कौमी पार्टी की कई नई सरकार ने उन्हें अमर महाजर की उपाधि दी। ऋषिकेश लट्ठ अंततः अमेरिकी चले गए और 1913 में गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए। 1920 में तेहरान में उनका निधन हो गया। कैप्टन सौरभ कालिया 1976 से 1999 तक रहे। उनका जन्म अमृतसर में हुआ। वे भारतीय सेना के एक अधिकारी थे, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान सुरक्षा बलों द्वारा बंदी बजाने जाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। वे कारगिल में पाकिस्तानी सेना के बड़े पैमाने पर घुसपैठ को रोकने और रिपोर्ट करने वाले पहले भारतीय थे। नियंत्रण रेखा LOC के पार से पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के साथ लगातार गोलीबारी के बाद कैप्टन कालिया और उनके सैनिकों के पास गोला बारूद खत्म हो गया और उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया और 22 दिनों तक से अधिक समय तक यातनाएं दी गई, जैसा कि उनके सबों से स्पष्ट हुआ है। सब मतलब उसकी जो डेड बॉडी होती है। सत्यानंद स्टोक्स की बात करेंगे। 1882 से 1946 तक इनका समय रहा। वे फिलाडेल्फिया के एक इंजीनियर और व्यवसायी के बेटे थे। फिलाडेल्फिया के एक इंजीनियर और व्यवसायी के बेटे थे। लिफ्ट तकनीकी में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। 1905 में सुवाथू में कुष्ठ रोग गृह पहुंचे और बाद में उन्हें कांगड़ा में राहत कार्य के लिए भेजा गया, जो भूकंप से तबाह हो गया था। 1910 में उन्होंने एक चाय का बागान खरीदा और कोटगढ़ में बारूबाग नामक स्थान पर अपना घर बनाया। उन्होंने संस्कृत सीखी और सत्यकाम नामक पुस्तक लिखी। सत्यानंद स्टोक्स ने 1932 में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम सैमुअल इवांस से बदलकर सत्यानंद रख दिया। स्टोक्स ने शिमला में बेगार जबरन मजदूरी के निर्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 6000 फीट से अधिक ऊंचाई पर छोटे किसानों के लिए सेब की खेती को एक व्यावसायिक फसल के रूप में पेश किया, जिसमें कॉक्स, बेलनहीन, ऑरेंज, न्यूटन और रसेट जैसी किस्में लाई गई। स्टोक्स ने सेब को पैक करने से पहले आकार, रंग और गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकृत करने की तकनीकी भी शुरू की। सत्यप्रकाश बख्शी ऊना से बग्गी के नाम से जाने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 1941 में जेल डाल दिया गया था। उन्होंने लायलपुर जेल पाकिस्तान में 26 दिन तक भूख हड़ताल की। उन्होंने महात्मा गांधी के अनुरोध पर भूख हड़ताल छोड़ दी, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। सरदार सोबसनिया, उनका जन्म 1901 में पंजाब के गुरदासपुर जिले के हरगोबिंद में हुआ था। उन्होंने 1923 में सेना छोड़ दी और फ्रीलांसर बन गए और अमृतसर में अपना स्टूडियो शुरू किया और 1931 में दिल्ली चले गए और वहां अपना स्टूडियो स्थापित किया। बाद में वो अंद्रेटा चले गए और नोरा रिचर्ड द्वारा किराए पर किए गए एक झोपड़ी में रहने लगे। उनकी कुछ प्रसिद्ध पेंटिंगों में सोनी महिवाल, सिख गुरुओं के चित्र, कांगड़ा ब्राइडेड, गद्दी वेले, ये इनकी क्या है पेंटिंग्स है। 1974 में पंजाब सरकार ने उन्हें राज्य कलाकार के रूप में सम्मानित किया। 1999 में उनका निधन हो गया। मेजर सोमनाथ शर्मा, उनका जन्म जनवरी 1923 में जम्मू में हुआ और 1947 में लड़ते हुए शहीद हो गए। उनका अंतिम संदेश था, दुश्मन हमसे केवल 50 गज की दूरी पर है। हम लगातार अंधाधुंध गोलियां चला रहे और मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि अंतिम व्यक्ति और अंतिम गोली तक लड़ूंगा। मेजर सोमनाथ। उन्होंने मरणोपरांत सर्वोच्च बहादुरी के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो भारत का पहला स्वतंत्रता पश्चात पुरस्कार था। ठाकुर सेन नेगी, उनका जन्म 1909 में सोंग किन्नौर में हुआ था। उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां लिखी। उसके बाद है श्री तीर्थराम,
उनका जन्म 1909 में ऊना में हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी के लिए ऊना के अयोल में गांधी आश्रम की स्थापना की। उन्हें 1990 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा 1974 से 99 में वे पालमपुर रहने वाले। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान उनके कार्यों के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। यशपाल की बात करेंगे लेखक है। उनका जन्म 1903 में हमीरपुर के भूमल में हुआ गांव। उन्होंने हिंदी में मासिक पत्रिका विप्लव और उनका उर्दू संस्करण बागी शुरू किया। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक उपन्यास और 3 खंडों में सिंहावलोकन नामक एक क्लासिक संस्करण निकाला। यशवंत सिंह परमार 4 अगस्त 1906 को सिरमौर के बागथन में जन्मे। FC कॉलेज लाहौर से पढ़ाई की और लखनऊ विश्वविद्यालय से परास्नातक और LLB PhD की डिग्री हासिल की। 1947 में अखिल भारतीय राज्य वन वार्ता के अध्यक्ष बने। 1948 में सुकेश सत्याग्रह का संगठन किया। 1952 से 56 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। 1957 में संसद के लिए चुने गए। 1961 में सर्वोच्च न्यायालय के वकील रहे। 1961 से 63 तक FPC के अध्यक्ष रहे। 1963 से 1967 तक दूसरी और तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। रेणुका विधानसभा क्षेत्र के चुने गए। 1966 से 77 तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और हिमाचल प्रदेश के निर्माता। तो ये क्वेश्चन आपका TGT आर्ट्स के कमीशन में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के निर्माता कौन थे? 2 मई 1981 को इनका निधन हो गया। उनका लेखन कार्य सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ हिमालयन पोलियंड्री, ये इनकी पुस्तकें हैं। हिमाचल प्रदेश, इट्स प्रॉपर शेप एंड स्टेटस, हिमाचल प्रदेश, केस ऑफ स्टेटहुड, हिमाचल प्रदेश, एरिया एंड लैंग्वेज एंड स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिल्स एरिया, ये इनकी पुस्तकें हैं। AB राजभान कांगड़ा के अनसौली में एक मैकेनिकल इंजीनियर थे, AB राजभान, और उन्होंने 2004 में सबसे छोटी श्रीमद् भागवत गीता लिखने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा। और बात की जाए तो पुस्तक में 163 पृष्ठ है, जिनका आयाम 2.2 सेंटीमीटर, 10.7 सेंटीमीटर, मोटाई 1.3 सेंटीमीटर है। और उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और इंग्लैंड के संविधान का संकलन भी किया है। देवी चेरियन, यह चंबा जिले से है। उन्हें समाज सेवा और पत्रकारिता में उनकी उपलब्धियों के लिए 2006 में राजीव गांधी एकता सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अनाथ बच्चों को शिक्षित करने पर केंद्रित और गैर सरकारी संगठन दीपाल्या से सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। दिलीप सिंह राणा, द ग्रेट खली, उनका जन्म सिरमौर के घिरौना में हुआ था और वे कभी हिमाचल के छोटे से गांव में मजदूर के रूप में काम करते थे। वे अब USA में वर्ल्ड रेसलिंग इंटरमेंट WE के लिए पेशेवर पहलवान है। 7 फीट 3 इंच लंबे और 420 पाउंड वजन वाले दिलीप सिंह राणा को WWE आयोजक ने द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं, क्योंकि वे अक्सर अपने मुकाबलों के दौरान विनाश की देवी काली का आह्वान करते हैं। दिलीप सिंह राणा ने हॉलीवुड फिल्म लॉन्गेस्ट यार्ड में भी अभिनय किया है। पंजाब सरकार में अधिकारी के रूप में काम किया है। कुलभूषण उपमन्या, वे चंबा के कमला गांव से है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाके में चिपको आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा उत्तराखंड के करीबी सहयोगी थे। उपमन्या ने अपना जीवन जिले के पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित किया और सरकार की चीड़ के पौधे लगाने की नीति के खिलाफ थे। उनका मानना था कि चीड़ के पेड़ स्थानीय वनस्पति और जीवों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उनकी पत्तियां अम्लीय होती है और प्राकृतिक घास को नष्ट कर देती है, जो पशुओं के लिए चारा है।
उसके बाद है डॉक्टर MP सिंघल। उन्हें अज्ञात टाइप्स बुखार था उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए 2004 में हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्री प्रेम कुमार धूमल जन्म 10 अप्रैल 1940 को जिला हमीरपुर के समीरपुर नामक गांव में हुआ। उन्होंने DAV कॉलेज जालंधर और पंजाब यूनिवर्सिटी इवनिंग कॉलेज जालंधर से पढ़ाई की थी, जहां उन्होंने MA में टॉप किया। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के रूप में काम किया और LLB भी की। उन्होंने 1970 में पहली बार राजनीतिक पारी खेली और चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे 1998 में बामसन से विधानसभा के लिए चुने गए और 24 मार्च 1998 को मुख्यमंत्री बने। वे 1998 और 2007 में 2 बार मुख्यमंत्री बने। उन्हें मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया। संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार, भारतीय सेना के सिपाही और परमवीर चक्र विजेता संजय कुमार ने कारगिल युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 जुलाई 1999 को उन्होंने एक टीम का नेतृत्व किया जिसे ऊंचाई पर स्थित दुश्मन के बंकर पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। सीने और बाह में दोनों गोलियां लगने के बावजूद वो अकेले ही रेंगते हुए दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा करने गए और आमने सामने की लड़ाई में 3 दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। श्री जगत प्रकाश नड्डा, उनका जन्म पटना में 1960 में हुआ। उन्होंने BA ऑनर्स किया और दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय जूनियर तैराकी चैंपियंस में बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में LLB की पूरी की। उन्होंने 2014 से 19 तक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री भारतीय जनता पार्टी के 11वें अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद नीरज कोहली ने नासा द्वारा 2006 में स्पेन में आयोजित मंगल ग्रह पर कॉलोनी की योजना बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती। BJP विश्वविद्यालय के छात्र रहे। वे आंदोलन के भी सोलन के रहने वाले हैं। वे JP विश्वविद्यालय के छात्र रहे। वे सोलन के रहने वाले। नीरज कोहली। शांता कुमार का जन्म 1934 में गढ़ जमला पालमपुर में हुआ। वे गैर कांग्रेसी सरकार के दौरान 1970 से 80 तक फिर 1990 में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। उन्होंने श्रीमती संतोष सैलजा से विवाह किया। श्री LLB की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। उन्हें SD हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में काम किया था। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के भारतीय संघ में विलय के लिए पठानकोट सत्याग्रह में भाग लिया था। श्री शांता कुमार। इनके लेखन कार्य की बात करेंगे। मन के मीत, पहाड़ बेगाने नहीं होंगे, ओ प्रवासी मीत मेरे, मृग तृष्णा, ये किसकी है? शांता कुमार की। धरती है बलिदान की, शांता कुमार की पुस्तक है। हिमाचल पर लाल छाए, ये भी इनकी रचना है। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये भी शांता कुमार की रचना है। लाजो और कैदी, शांता कुमार की रचना है। उसके बाद ये उनकी और उनकी पत्नी की लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। सुखराम का जन्म 1927 में मंडी के नयाना में हुआ था। वह राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को संभालते हुए मंत्री है। उन्होंने 1977 में अपनी राजनीतिक पार्टी हिमाचल विकास कांग्रेस की शुरुआत की। इसने 1998 के विधानसभा चुनावों में 5 सीटें जीती। सुखराम ने राज्य में जैतून के वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया और पंडित सुखराम ने दूरसंचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में कार्य किया। हिमाचल प्रदेश में उन्हें संचार क्रांति के मसीहा के रूप में जाना जाता है। श्याम शरण नेगी, उनका जन्म 1 जुलाई 1917 को हुआ था। श्याम शरण नेगी को 1951 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता होने का गौरव प्राप्त है। किन्नौर के बर्फीले क्षेत्र होने के कारण 1952 को पहला लोकसभा चुनाव पहले ही हो गया और श्याम शरण नेगी ने अपना वोट डाला था। 5 नवंबर 2022 को 1905
वर्ष की आयु 105 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। वीरभद्र सिंह का जन्म 23 जून 1934 को शिमला के सरान में हुआ। वही 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कब तो 1983 से मार्च 1985 तक, 1985 से 90 तक, 1993 से 1998 तक, 23 मार्च 1998 कुछ दिनों के लिए, उसके बाद 2003 से 2007 में, उसके बाद 2012 से 2017 तक। ठीक है, वही बुशेर रियासत के 131वें वंशज थे। उन्होंने 1962 में भारतीय सेना में कैप्टन की मानद रैंक हासिल की थी। उनके पिता का नाम पदम सिंह था। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में MA की पढ़ाई पूरी की थी। वे 8 जुलाई 2001 को इनका निधन हुआ था। श्रीमती विद्या स्टोक्स 1927 में शिमला के कोटगढ़ में पैदा हुई। उन्हें मार्च 1985 में हिमाचल प्रदेश की पहली महिला स्पीकर के रूप में चुना गया। उन्होंने लगातार 2 कार्यकालों के लिए भारतीय महिला हॉकी महासंघ की अध्यक्ष के रूप में काम किया। पंडित विजय कुमार, उनका जन्म 1905 में रंगीन गांव में हुआ था। सगीन गांव। उन्हें शिमला के पहले बॉलीवुड अभिनेता होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने ललिता पवार और देविका रानी जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्रियों के साथ प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने सजीव मूर्ति, शादी की रात और आजादी जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। विजय कुमार, खेल निशानेबाज की बात करेंगे। सूबेदार मेजर विजय कुमार 1985 में हमीरपुर बरसर में पैदा हुए। उन्होंने 2012 में लंदन ओलंपिक में व्यक्तिगत 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। विजय कुमार और 2012 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 2007 में अर्जुन पुरस्कार और 2013 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित थे। विजय कुमार। खेल निशानेबाज। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रतिभा जाम्बाल कुल्लू जिले से है। उन्होंने नौसेना की महिला चालक दल की सदस्य बनकर राज्य का नाम रोशन किया है, जिसने दुनिया भर में यात्रा की है। उन्हें INSV तारिणी की महिला चालक दल के साथ दुनिया भर में नौकायान करने के लिए तेनजिंग नॉर्वे राष्ट्रीय साहसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शायद ही किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। श्रीमती गंबरी देवी, इनका जन्म 1925 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के दामेरी में हुआ था। वह हिमाचल प्रदेश के पारंपरिक संगीतों की अग्रणी गायिकाओं में से एक है। क्षेत्र की संस्कृति में गहराई में निहित उनके गीत ने पूरे राज्य में श्रोताओं को मुख्य रूप से मेलों और त्योहारों में मोहित किया। गंबरी देवी के पारंपरिक संगीत के प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के भीतर और बाहर आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से नए दर्शकों तक पहुंचे। उन्होंने रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से भी अपने संगीत का प्रचार किया। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर एक जानी मानी आवाज बन गई। श्रीमती गंबरी देवी को लोकगीत संगीत में उनके योगदान के लिए हिमाचल अकादमी ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस शिमला द्वारा कला सम्मान सहित कई पुरस्कार मिले। उन्हें 2011 में संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय संगीत नृत्य कला अकादमी द्वारा टैगोर अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8 जनवरी 2013 को 91 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। चरणजीत सिन्हा, उनका जन्म 3 फरवरी 1931 को ऊना हिमाचल प्रदेश में हुआ था। वे एक मिडफील्डर थे। उन्होंने टोक्यो में 1964 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की थी। वे रोम में 1960 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और जकार्ता में 1962 में एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे। वे 1963 में भारत सरकार के अर्जुन पुरस्कार और 1964 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री के प्राप्तकर्ता थे। 27 जनवरी 2022 को 90 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। श्री चरणजीत सिंह का। जयराम ठाकुर, उनका जन्म 6 जनवरी 1965 को मंडी हिमाचल प्रदेश में हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य थे। 1998 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य है और 2012 तक ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रहे। 27 दिसंबर 2017 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा ने 2022 में विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें 11 दिसंबर
22 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और ये क्वेश्चन आपका हाई कोर्ट के एग्जाम में बना था यहाँ से कि जो वर्तमान हमारे सीएम है उसने शपथ कब ली थी। तो सरकार ये क्वेश्चन बना हुआ है। वर्तमान में 2025 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं अजय ठाकुर। अजय ठाकुर, उनका जन्म 1 मई 1986 को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में हुआ था। तो देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन जब आप कभी फ्यूचर में इस बुक को पढ़ोगे तो आपको ये इनमें काफ़ी बदलाव मिलेगा। तो ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपडेट करना है। अजय ठाकुर, उनका जन्म 1 मई 1986 को हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में हुआ था। 2006 में भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के सदस्य रहे। उन्होंने 2014 में एशियाई खेलों में, 2016 में कबड्डी विश्व कप में स्वर्ण पदक सहित कई पदक जीते। उन्होंने भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका जन्म 27 मार्च 1964 को हमीरपुर जिले के नौदान में हुआ था। वही 2003 से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य है। उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक के रूप में कार्य किया है। वे 2013 से 19 तक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने 11 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निषाद कुमार, उनका जन्म 3 अक्टूबर 1999 को ऊना जिले के बदायूं गांव में हुआ था। जब वे 8 वर्ष के थे तब एक दुर्घटना से उनका दाहिना हाथ कट गया था। उन्होंने T47 के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसका अर्थ है कि उनका एक तरफा ऊपरी अंग में कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप कंधे, कोहनी और कलाई के रूप में कार्य क्षमता की कमी है। उन्होंने जापान के टोक्यो में 2022 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 2.06 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता है। वे ऊंची कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा लिपियन है। 2021 में भारत ने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान अर्जुन पुरस्कार के प्राप्त करता है। नेक राम शर्मा, वे मंडी जिले के करसोग उपखंड के नाज गांव के एक किसान हैं। वे हिमाचल प्रदेश के प्राकृतिक खेती आंदोलन के संस्थापक हैं। उन्हें 9 बाजार की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उन्होंने पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए जैविक खेती की। 2000 तक उन्होंने अच्छी प्रगति की फिंगर बाजार, वर्नयार्ड बाजरा, प्रोसो बाजरा, कोदो बाजरा, बकव्हीट, सोरगम, मोती बाजरा विकसित किया। इन पारंपरिक खाद्यान्नों को 9 अनाज के नाम से जाना जाता है। 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल पद्धति है जिसमें अनाज को किसी भी रसायन का उपयोग किए बिना एक ही भूमि पर उगाया जाता है। इस पद्धति से पानी का उपयोग 50% कम हो गया और भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। ललिता वकील, उनका जन्म 14 अप्रैल 1954 को हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुआ था। वह एक कढ़ाई कलाकार है, डिजाइन मतलब है ना, जिन्हें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रुमाल कढ़ाई के रूप में पारंपरिक रूप से चंबा रुमाल के संरक्षण और संवर्धन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 1993 में राष्ट्रीय पुरस्कार, 2006 में कला रत्न पुरस्कार, 2012 में शिल्प गुरु पुरस्कार शामिल है। उन्होंने 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वह भारतीय शिल्प और परिषद और हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प बोर्ड की सदस्य है। वह चंबा के ललिता वकील स्कूल ऑफ हैंड्स एम्ब्रॉयडरी की संस्थापक है। वह 2018 में महिलाओं के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार से प्राप्त करता है। आपकी ललिता वकील। विद्यानंद सरेख की बात करेंगे। उनका जन्म 26 जून 1941 को सिरमौर के मझगांव देवठी में हुआ था। वह एक पहाड़ी साहित्यकार और लोक कलाकार है। उन्होंने सिरमौरी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में काम करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने सिरमौरी संस्कृति की कई किताबें लेख लिखे, जिनमें सिरमौरी लोक साहित्य और सिरमौरी लोकगीत शामिल है। उन्होंने सिरमौरी साहित्य की कई कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है। विद्यानंद सरेख ने विद्यानंद सरेख को 2022 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। तो विद्यानंद सरेख 2018 में भारत के सर्वोच्च साहसिक सम्मान
साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे मतलब कौन? विद्यानंद सरेख हिमाचल प्रदेश साहित्यिक अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के सदस्य है। ऋतु नेगी 30 मई 1992 में जन्मी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की एक भारतीय कबड्डी खिलाड़ी है। वह 2022 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान है। उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऋतु नेगी को। प्रवीण सिंह लोहिया कांगड़ा जिले के रक्कड़ तहसील की सर पंचायत के निवासी प्रवीण सिंह लोहिया को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह सीमा सुरक्षा बल BSF में सेवारत ASI है। ठीक है। अनुराग सिंह ठाकुर 24 अक्टूबर 1974 को भारतीय जनता पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर लोकसभा में सांसद और पूर्व खेल युवा मामले और सूचना प्रसारण मंत्री थे। मई 2008 में अनुराग ठाकुर अपने पिता के उत्तराधिकारी बने और उन्हें हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारत की 14वीं लोकसभा के सांसद के रूप में चुना गया। 2009 में 15वीं लोकसभा, 2014 में 16वीं लोकसभा और 2019 में 17वीं लोकसभा के लिए फिर से चुना गया। 2010 में अनुराग ठाकुर को भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 19 जनवरी 2019 को वह संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले भारतीय जनता पार्टी सांसद बने और यह पुरस्कार 2010 में सांसद द्वारा योगदान को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। मई 2019 में अनुराग ठाकुर वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री बने। 7 जुलाई 2021 को अनुराग ठाकुर को युवा मामले और खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री नियुक्त किया गया। 29 जुलाई 2016 को वे प्रादेशिक सेना में नियमित कमिश्नर अधिकारी बनने वाले भाजपा के पहले सांसद बने। मेजर राधिका सेन भारत की मेजर राधिका सेन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के सुंदरनगर की रहने वाली है। को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक समारोह के दौरान प्रतिष्ठित 2023 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1993 में हिमाचल प्रदेश में जन्मी मेजर सेन 8 साल पहले भारतीय सेना में शामिल हुई थी। उन्होंने बायोटेक इंजीनियर के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और IIT बॉम्बे से मास्टर डिग्री हासिल कर रही थी। अब उन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होने का फैसला किया। हरिमन शर्मा हिमाचल प्रदेश के दूरदर्शी किसान श्री हरमन शर्मा को भारतीय कृषि में उनके परिवर्तनकारी योगदान के लिए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से सम्मानित किया। उन्होंने हरमन 99 नामक एक अभिनव स्वपरागण वाली एक कम ठंड में पैदा होने वाले सेब की किस्म विकसित की, जिसमें देश में सेब की खेती की परिदृश्य में क्रांति ला दी और भौगोलिक और सामर्थ्य के मामले में एक रसदार पौष्टिक किस्म को अधिक सुलभ बना दिया। इसे हरमन 99 भी कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये हो गए हमारा जो इसका 11वां अध्याय है स्थान और शख्सियतें, ये कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट अध्याय बचता है 12वां, उसको भी हम जल्द कवर कर लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।